कभी सोचा है कुछ कहानियां पूरी नहीं होती फिर भी दिल में रह जाती हैं। ऐसी ही कहानी है ये कसब, एक अधूरी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी कसब, जिसको लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। एक चौधियाए क्षण नायक चकित देखता है इस कोहरीली सुबह, कुनमुने पानी से काग स्नान कर अभी आधी अधूरी ही तैयार हुई नायिका को, अभी पहने जाते ब्लाउज पर पड़े टलकम के उन छींटों को कुछ इस आसक्ति से देखा है नायक ने, कुछ इस आश्वासन से मन में सजोया है नायक ने कि वह अपने से कह सक रहा है कि आजीवन कहीं न कहीं कभी न कहीं यही सद्यस्नात रूप राशि इसी तरह क्षण भर को दमकती रहेगी और बड़ी देर तक उसकी पीर पीर से बनी रहेगी। एक चौंध, एक चुलबुलाती लालसा टलकम के छींटे को अपने होंठ से पोंछ देने की। खिड़की से नायिका फुसफुसाती है, मुझे ढुलता ले जा रहे हैं बरेली, वहीं से अपने साथ अल्मोड़ा ले जाएंगे। वो अंधेर रिसा रहा है। मैंने उससे और इजा से सबसे यही कहा है कि मैं दयादी के बारे में बात कर रही थी। कोई तुझे पूछे तो यही कहना, दयादी की बात चलाए तो मना मत करना, ये बहुत अच्छी हैं। मैं बुद्धू नहीं, बेकार भी ठहरी, घोड़े की जीन तो नहीं ठहरी। अच्छा टाटा, फिर मिलेंगे, हॉर्न दीजिए। नायिका खिड़की बंद करना चाहती है लेकिन नायक उस गदोली को थाम लेता है जो अभी अभी विलायती विदा में लहराई थी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, तुम्हारी भी। किंचित आलंकारिक होकर वो कहता है, मैं बरेली आऊंगा। नायिका अति नाटकीय घबराहट से उसे बरसती है। बब्बा हो बरेली, मत आना। तो अल्मोड़ा आऊं? कहीं तो हमें फैसला करना होगा। नायक अब उस गदोली को दोनों हथेलियों से कसकर थाम लेता है। कैसा फैसला? कि जिसे दया न चाहिए हो उसे हम दोनों मिलकर क्या दे सकते हैं? तेरी बातें हम बंधुओं की समझ में कहाँ आने वाली ठहरी? समझाने के लिए तो मिलना चाहता हूँ, अल्मोड़ा आऊं? नायिका कोई उत्तर नहीं देती, वो अपनी गदोली छुड़ाना चाहती है। भीतर कर्नल साहब अपनी बहन को पुकार रहे हैं। यहाँ खड़ा होना निरापद नहीं है, लेकिन आमतौर से दब्बू और डरपोक डीडी यहाँ नायक की भूमिका में गदोली कसकर थामे रहता है। और लो, हद हो गई, उसे अपने होठों से छुलाकर बारंबार एन फ्रांसीसी अंदाज में कहता जा रहा है, खोटी फ्रांसीसी में, जिलेम्बू जिलेम्बू जिलेम्बू। उसी लय ताल में नायिका कहती जा रही है, बस हो गया, अब छोड़ दो। लेकिन अब स्वयं गदोली छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। कोई गुसलखाने का दरवाजा बड़बड़ा रहा है। बस मैं समझ गई हूँ, नायिका कहती है और झटके से अपनी गदोली छुड़ाकर खिड़की बंद कर देती है। ये झटके नायक को असंतुलित कर जाते हैं। धराशायी तो नहीं होता वो, लेकिन धप से सिसुड़ की झाड़ पर बैठ जाने को बाध्य जरूर होता है। अब उसका सर्वस्व दंशित है। सारे तन में खुजली धड़क रही है और मन में भी। नायिका ने जिलेम्बू वाले गाने से मोयोस्तो मोसेरी यानी श्रीमान तू मेरा प्रीतम वाला टुकड़ा दोहराया है तो महज इसीलिए कि वो उसके प्रेम का कुछ और मजाक उड़ाना चाहती थी, या कि इसीलिए कि वो कहना चाहती थी कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और यह ऑटोग्राफ बुक तो जेब में ही रह गई। लेकिन वो बगले के पिछवाड़े से सामने तब तक नहीं जा सकता जब तक बदन में उठती इस जलन को बिना सिसकारे बर्दाश्त करने में समर्थ न हो जाए। नायिका, दयादी और कर्नल साहब जा चुके हैं। डीडी को उम्मीद है कि अगर वह अब भी तेजी से जाए तो उन्हें डार्ट बस स्टैंड पर पकड़ सकता है। वो बहाना बनाता है, मैं मामी के यहाँ जा रहा हूँ, कथा तक आ पाऊंगा। बबली दीदी कहती हैं, भाऊ जहाँ जाता है जा, इतनी विनती हमारी मानना, बस स्टैंड मत जाना। बदहवास बेतरह हाफता नायक बस स्टैंड पर पहुंचता है। बेबी और कर्नल साहब कहीं बाहर नहीं दिख रहे। किसी बस में होंगे। किस बस में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, किसी में नहीं। बसें छूट रही हैं। क्या वो चली गई कल की जाने वाली? और तब डार्ट को छोड़ती एक बस की आगे वाली खिड़की से एक चेहरा थोड़ा सा घूमता है। एक उठी गदोली हिलने का आभास मात्र देखकर टाटा कहती है, बेबी। नायक चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ता है और उस गदोली की ओर जो न न्योत रही है न नाना मत आना कह रही है, जो केवल एक चरम विवशता व्यक्त कर रही है। बेबी, तुम्हारी ऑटोग्राफ वाली बुक। नायक खिड़की तक पहुंच जाता है। वो ऑटोग्राफ बुक देने के लिए हाथ बढ़ाता है। ड्राइवर इस तमाशे की ओर देखते देखते दूसरा गियर डालता है। एक और चेहरा, घृणा और क्रोध से तमतमाया एक फौजी का चेहरा उसी खिड़की से बाहर निकलता है। वो ऑटोग्राफ बुक पकड़कर फेंक देता है और नायक पर थूक देता है। अंग्रेजी के 2 शब्द, ब्लडी बास्टर्ड। नायक असंतुलित होकर गिर पड़ता है। गाड़ी दूसरा गियर पकड़कर डाक खाने के बगल से मुड़ जाती है, ओझल हो जाती है। आंखों से वो एक चेहरा
चेहरा जो उस खिड़की के लिए फौजी चेहरे से लड़ रहा है। बीच चौराहे पर नायक गिर पड़ता है। उसके घुटने छिल गए हैं, हथेलियां भी। चश्मे की एक डंडी मुड़ गई है, एक कांच भी टूट गया। ऑटोग्राफ बुक दूर पड़ी हुई है और उसमें दबाकर आड़ी रखी गई एक पर्ची ताल की ओर उड़ती जा रही है। अच्छा है कि चश्मा टूट गया है और वो उस भीड़ को नहीं देख पा रहा जो हंस रही तीखी टीका टप्पड़ी कर रही है। सुनते हुए ही कितना संकोच हो रहा है, देख पाता तो जाने क्या होता। किसी भावनात्मक विस्फोट ने सब कुछ तितर बितर कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है डीडी को। टूटा चश्मा और ऑटोग्राफ बुक उठाते हुए ऐसा लगता है मानो अपना ही मलबा उठा रहा हो। चश्मा और ऑटोग्राफ बुक डीडी हिप पॉकेट में रखता है, पतलून और पुलोवर झाड़ता है और उस पर्ची की खोज में बढ़ता है जो ताल की तरफ उड़ गई है। एक तमाशाई जोर से कहता है, गलत जो थोड़ी कर जा रहे हो, मोहब्बत के मारों का यही अंजाम होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पर रोता है। गलत क्यों कहेंगे डियर, उनने भी तो यही सब किया देखा ठहरा। दूसरा कहता है। नायक वहां पहुंचता है जहां नावें बांधी जाती हैं। यही वहीं पड़ी होगी पर्ची, गीली हो गई है, अक्षर फैल गए हैं। वो पर्ची उठाता है, पुलोवर की बाह को ब्लॉटिंग पेपर का दर्जा देता है और फिर पर्ची अपनी जेब में डाल लेता है। उसी तमाशाई की आवाज आती है, लागी रो लगन टूटे न तार, हाई रेस कहाई रे प्यार। नाव वाले भी चिल्ला रहे हैं। डीडी एक नाव पर बैठ जाता है। नाव को धकियाते बोट में से एक तमाशाई कहता है, ध्यान धरना हो धनराम इस मजनू का, ताल में फाल मार देगा मेरा यार तो हत्या लगेगी तुझे। नाव से निरुद्देश्य मल्लिताल जाते हुए पानी को उंगलियों से वाटते हुए डीडी को उसी फिल्म का एक और गीत याद आ जाता है जिसके एक गीत से तमाशाई ने उस पर फप्ती कसी थी। तेरे दुनिया में दिल नहीं लगता मालिक उठा ले, गुनगुनाता है उसका मन। और चूंकि डीडी बुद्धिजीवी है, उसे नायक के रूप में अपनी ये परिणति बहुत खलती है। कितनी खराब पटकथा लिखता है परमात्मा, परमात्मा कसम। मल्लिताल पहुंच ही गया है तो इधर उधर ही क्यों भटकता रहे, क्यों न मामी के यहाँ हो आए जहाँ जाने का बहाना लगाकर वो बस स्टैंड पर पहुंचा था। उसकी इस हालत पर हमेशा गुमसुम रहने वाले माँ मामी अव्वल तो कोई टिप्पणी करेंगे नहीं, कर भी दे तो वो कह सकता है कि पाँव फिसल गया था। ये कोई बहुत बड़ा झूठ ना होगा। पाँव फिसलने की बात तो बल्कि सच ही है। झूठ इतना ही है कि फिसलने का संदर्भ और स्थान सही नहीं बताया जा सकता। अधेड़ माँ मामी ने डीडी का दुर्घटना वृतांत चुपचाप सुन लिया, लेकिन उनके चेहरे पर बराबर अविश्वास की एक छाया बनी रही। इससे डीडी को सावधान होना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। बम्बई का गुमनामी का आदी होकर डीडी भूल चुका था कि ये कुमाऊं है। यहाँ हर कोई हर किसी के बारे में पूरी जानकारी रखना अपना कर्तव्य समझता है। ये कौन हुए, ऐसे जिज्ञासा हर अजनबी के संबंध में यहाँ करना शिष्टाचार में शुमार है। जिज्ञासा समाधान कोई न कर सके तो शिष्टाचार का तकाजा ये है कि सीधा अजनबी से ही पूछ लिया जाए, माफ करिए साहब, आपको मैंने पहचाना नहीं, आप कौन हुए? कौन हुए का सपाट सा जवाब परिष्कृत नागर समाज तक में सर्वथा अपर्याप्त माना जाता है। ये बदतमीजी की हद है कि आप कह दे कि मैं डीडी हुआ। आपको कहना होगा न कहिएगा तो आपसे कहलवा लिया जाएगा, मैं डीडी हुआ, दुर्गा दत्त तिवारी। बगड़ गांव का मेरे पिताजी मधुरादत्त तो बहुत पहले गुजर गए थे, उन्हें आप क्या जानते होंगे? बट परहैप्स यू माइट बी नोइंग डीडी तिवारी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। वो मेरे एक अंकल ठहरे। और CS तिवारी, जो अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस रिटायर हुए, वो मेरे दूसरे अंकल ठहरे। उम्मीद करनी होगी कि इतने भर से जिज्ञासु समझ जाएगा। न समझा तो आपको ननिहाल से वंशावली बतानी होगी। खैर, जब भी जिज्ञासु समझेगा तब प्रसन्नता ही व्यक्त करेगा। क्यों नहीं, CS और मैं तो हॉलैंड हॉल में रूममेट था। नाउ आई कैन प्लेस यू। तुम्हारी एक कजन आधार के केशवचंद्र से ब्याही है, वो मेरी बुआ का लड़का हुआ। पारिवारिक संदर्भ के बाद आपको अपना अप टू डेट बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा। डीडी ये भी भूल गया था कि किस्सा गोई के कुमाऊं में यशस्वी परंपरा है। ठंड और अभाव में पलते लोगों का नीरस श्रम साध्य जीवन किस्सों के सहारे ही कटता आया है। कौथ, क्वीट, सॉल, कठोल, जाने कितने शब्द हैं उनके पास अलग अलग तरह की किस्सा गोई के लिए। यही नहीं, उन्हें किस्सा सुनाने वालों को ऐसा जो थोड़ी या ऐसा जो क्या कहकर टूकने की और फिर किस्सा अपने ढंग से सुनाने की साहित्यिक जिद है। तो डीडी अनुमान नहीं कर सकता था कि जिन माँ मामी को वह एक निहायत नीरस सा झूठ सुना रहा था, उन तक एक निहायत सनसनीखेज झूठ पहुंच चुका था।
पहले है और वही झूठ बदहवास चीना माल चढ़ाता हुआ अब भिसूड़ी रानी की कोठी में पहुंचना चाहता है। इसके अनुसार डाड में बरेली से आए एक फौजी अफसर विशेष ने बंबई से आए एक आशिक मिजाज बदचलन नवयुवक विशेष की जमकर पिटाई की, क्योंकि वो अफसर की बहन को बस से खींचकर नीचे उतारना चाहता था। इस किस्से में अफसर और नवयुवक के बीच का समस्त व्यापार और संवाद ऐसा था कि खिन्न चित्त से अस्वीकार करना पड़ता है कि लोग बाग परमात्मा से भी गए गुजरे पटकथा लेखक हैं। पर क्या किया जाए, उनकी चल रही है, चला रहे हैं। डीडी को सारी बातें तब मालूम हुई जब बब्बर ने उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा। वो बहुत गंभीर मुद्रा में था। वो उसे साथ लेकर बाहर गया। उसने एक रहमदिल पर पाबंद कानून थानेदार की तरह उससे तफ्तीश की। डीडी ने अपने बचपन के दोस्त से सच कहा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। सुनकर बब्बर ने चैन की सांस ली। परमात्मा का स्क्रिप्ट का पर्याप्त सनसनीखेज न होना बॉक्स ऑफिस की दृष्टि से भले ही अहितकर हो, खानदान की इज्जत की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल था। तो बब्बर ने उस हॉकी स्टिक पर पकड़ ढीली कर दी जिसे अब तक वह मजबूती से थामे था। उसने नायक की पीठ पर बड़े प्यार से एक धौल जमाया और कहा, अबे ओए देवदास के, बीच शहर में लुटिया डुबो दिनी खानदान की, या लोग उड़ा रहे हैं कि तूने वही डांट पर इंग्लिश फिल्म वाली धे किस चालू कर दी, और फिर जब तेरी मासूका तुझसे छीन ली गई तो तूने ताल में छलांग लगा दी और धनराम बोटमैन ने तुझे बचाया। बब्बर ने उसे पूरी खबर सुनाई और फिर इस प्रोपेगेंडा से निपटने की रणनीति समझाई। मल्लीताल से ही रणनीति का परिपालन आरंभ हो गया। जिस दुकान में चश्मा ठीक करने के लिए दिया गया उसके बाहर खड़े होकर बब्बर ने हॉकी स्टिक बार बार भाजते हुए जोर जोर से किन्हीं अज्ञात अनाम लोगों के बहनोई का पद संभाला। उसने जानना चाहा कि ये साले बब्बन के भाई डीडी और बब्बन की बहन बेबी के बारे में सारे शहर में जो कहते डोल रहे हैं वो सब बब्बन के सामने आकर क्यों नहीं कहते। भाई इन्हें जाकर कोई बताओ बब्बन क्या चीज़ है, लगता है इनकी याददाश्त खराब है। परार के साल फाइनल के बाद बब्बन ने बरेली के लोफर लॉन्डो की जो धुनाई की थी फ्लैट्स में भूल गए हैं। पीलीभीत वाले शौकत का चौकटा किसने बिगाड़ा था याद नहीं। जीजीआईसी की लड़कियों को अभी पिछले महीने चीना पाक में मुरादाबादी मजनुओं से किसने बचाया था भूल गए। जो बब्बन आपकी माताओं बहनों की इज्जत का रखवाला रहा है उसकी बहन के बारे में जो लोग अंट शंट बक रहे हैं, क्या उन्हें यह गलत फहमी हो गई है कि बब्बन ने चूड़ियां पहन ली हैं। लाशें बिछ जाएंगी बाबू, घरों में मातम मच जाएगा। देखी नहीं ये बब्बन की स्टिक और उसका ये रामपुरिया चाकू। हुआ क्या, मजमे में शुमार लड़कों ने पूछा। बब्बन को घोर आपत्ति हुई कि कतिपय अज्ञात अनाम साले पीठ पीछे बदनाम करते हैं और बब्बन के सामने ऐसे बनते हैं कि जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। बब्बन ने उस नैनीताल के भविष्य के बारे में घोर चिंता व्यक्त की जिसका हर नौजवान जनखा हो चला है। बब्बन ने नगर की शौर्य परंपरा के हित में सभी से अनुरोध किया कि मर्दों वाली बात किया करो डियर, जो पीठ पीछे कहते हो यहाँ कहो। बब्बन ने विश्वास दिलाया कि कहने वाले का जबड़ा तोड़ देने का काम तसल्ली बख्श ढंग से किया जाएगा। बब्बन ने सूचना दी कि इस कार्य विशेष के लिए उसके स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बब्बन के छोटे भाई डीडी का जो बॉक्सिंग चैंपियन है और बंबई में बराबर अशोक कुमार के साथ प्रैक्टिस करता आया है, उसका एक घूसा ही काफी होगा। बब्बन ने अतिरिक्त सूचना दी कि डीडी के पास पिस्तौल है और वो खून का प्यासा हो चला है। बब्बन अपने शहर का मामला समझकर उसे रोके हुआ है। इस मोड़ पर डीडी को रणनीति के अनुसार युद्धनाद करना था, लेकिन उससे सधा नहीं। कुछ अस्पष्ट सी अर्थहीन ध्वनियां उसके कंठ में अलबत्ता फूटी। खैर बब्बन ने नगर की नामर्दी पर शर्म से सिर झुका लिया और डीडी से चलने का अनुरोध करते हुए यह आशंका व्यक्त की कि शायद नैनीताल नगरी में अब सभी नवयुवक ऐसे बसते हैं जो एक लखनवी शौक के शिकार हैं। इस पर कुछ लड़कों ने बौजियो यानी बाप और कुछ ने परमात्मा की कसम खाकर कहा कि हम तो अभी अभी सीधे घर से आ रहे हैं और हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। बब्बन उस्ताद माजरा क्या है। बब्बन ने उन चेलों पर लानत भेजी जो उस नाजुक घड़ी में जिसमें उस्ताद के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही थी, मजे से लिहाफ में दुबके 62 तक की गिनती गिन रहे थे। कुछ लड़कों ने कहा कि हमने उड़ती उड़ती से कुछ सुनी थी उस्ताद। उड़ाने वालों को डांट दिया था। पूरी तफ्तीश के लिए दोपहर तल्लीताल जाने का इरादा रखते थे। ये काम वहीं के बाजार वाले लॉन्डो का रहा होगा। बब्बन ने उन चेलों पर लानत भेजी जो सुनकर भी दौड़े दौड़े उस्ताद के पास नहीं पहुंचे, जिन्होंने फौरन तल्लीताल जाकर बाजार वाले लॉन्डो को नहीं ललकारा। अब बब्बन ने उपस्थित जन समुदाय का ध्यान इस अप्रिय प्रसंग के कुछ नितांत सोचनीय तथ्यों की ओर दिलाया।
पहला ये कि बब्बन ने खानदान के एक नहीं 2 सदस्यों को बदनाम किया है। दूसरा ये कि उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में बदनाम किया गया है। बब्बन ने जानना चाहा कि जिन लोगों ने अफवाह उड़ाई है क्या उनके घरों में ये सब चलने लगा है। बब्बन ने उन लोगों की बुद्धि पर तरस खाया जिन्होंने ये अफवाह एक ऐसे नवयुवक के संदर्भ में उड़ाई है जो राइटर, डायरेक्टर जो उस फिल्म में बैजंती माला के साथ रहा, एक में नलिनी जयवंत के जो टॉप हीरोइनों के साथ उठता बैठता है, उसके लिए क्या कजनबाजी ही बची रही है। इस पर उपस्थित सभी नवयुवकों ने जो बब्बन के चेले चाटे थे और सुबह से उस्ताद के इस आदेश की प्रतीक्षा में थे कि बम्बई से जो लोफर आया है उसके खाल उधेड़ दो, अब उन लोगों की खाल उधेड़ने का वचन दिया जिन्होंने बम्बई से आए बचपन के शरीफ छोटे भाई को बदनाम किया है, और सो भी बब्बन की ही बहन के संदर्भ में, और सो भी एक मामूली सी घटना के प्रसंग में। मामूली घटना। बब्बन और डीडी एक ही जुलूस में मल्लीताल से तल्लीताल की ओर बढ़े। जुलूस बीच बीच में रुका। बब्बन का प्रवचन हुआ। अधिकाधिक नवयुवक जुलूस में शामिल होते हैं। इन सबको तल्लीताल में किन्हीं बदमाशों से बदला लेना है जो इधर बहुत बौली बोल रहे थे, यानी कि बावला हो रहे थे। जुलूस अपने पीछे ये कानाफूसी छोड़ गया है कि आज बब्बन बौली रहा है, अतौरी रहा है। अतौरी यानी अवतारवत हो रही है। आज तल्लीताल वालों की शामत आ गई है। जुलूस तल्लीताल पहुंचा और वहां भी वही बातें दोहराई गई। तल्लीताल के लड़के भी उन अज्ञात अनाम कमीनों की औलादों को मारने के लिए उद्धत हो चले। अंत में यह तय पाया गया कि चीनी खान लाइंस के जो 2-4 लौंडे दिखाई दिए थे सुबह, उनमें से किसी का ये काम रहा होगा। इन लौंडों को पेश किया गया। इनमें से एक को जो अधिक भड़कीले कपड़े पहना था और इसे कंघी से बाल संवारने रहने की भी कुटेव थी। एक झापड़ से उसका अभिनंदन किया गया और फिर उससे कहा गया कि बब्बन दाजियों से माफी मांगे। लड़का कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तल्लीताल के दादा और अपने गुरु शिब्बन के इस तर्क के आगे उसे झुकना ही पड़ा। और जब बब्बन बड़े भाई के समान है तो उसके पांव छूने में नखरा कैसा। डीडी के लिए ये तमाम प्रसंग नितांत अरुचिकर है। उसे बराबर डर लगता रहा है कि सचमुच मारपीट न शुरू हो जाए। वो इस जुलूसबाजी में बब्बन के साथ रहा तो इसीलिए कि वो बब्बन की रणनीति का आग्रह है। कहीं बब्बन का मूड उखड़ गया तो यही लड़के मिलकर डीडी को पीट सकते हैं। इस बात का डीडी को बराबर एहसास है। इसके आगे ये कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में। सुनते रहिए माइलस्टोन एक्सप्रेशन को।